हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 अगस्त 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है हमारा यह वीडियो, और यह वीडियो आपने एक साल तक के लिए देखने की आदत बना ली तो आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के शुभ दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है। आज है इंटरनेशनल यूथ डे। प्रति साल मनाया जाता है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, लेकिन इस साल की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम रखी गई है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, जो 2020 की थीम रखी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और 2019 की थीम क्या रखी गई थी। इंटरनेशनल यूथ डे 2019 की थीम रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो 2018 की यह इंटरनेशनल यूथ डे की थीम रखी गई थी सेफ स्पेसेस फॉर यूथ, और 2017 की यह जो इंटरनेशनल यूथ डे की थीम रखी गई थी यूथ बिल्डिंग पीस। तो यह हमें 2020 के बारे में हमें अच्छी तरह याद रखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो हर साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और इसीलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और यूनाइटेड नेशंस ने यह इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या रखी गई है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। जो हमने ऑफिशियल साइट पर जाकर देखा तो यह हमें थीम का पता चला है। और जब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय यूथ डे की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखो 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था, 12 जनवरी 1985 को पहली बार नेशनल यूथ डे मनाया गया था। और किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है, हमारे युग पुरुष ऐसे स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती कब है, 12 जनवरी। और इसीलिए हर साल भारत देश मनाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो एक और क्वेश्चन याद रखो कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिन महान भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और उनका एक फेमस कोट है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और इसलिए आपने जीवन में इस कोट्स को उतार लिया तो आपकी करियर बन जाएगी। एक और क्वेश्चन कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था। पहली बार अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया है, सन 1985 को यूनाइटेड नेशंस ने अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। और जब बात करते हैं यह महत्वपूर्ण दिवस यानी कि युवा की, तो हमारा भारत देश है वो इस यूथ यानी कि युवा मामले में सबसे अव्वल नंबर पर देश है। तो देखो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 364.66 मिलियन युवा है, जिसकी आयु 10 से 24 वर्ष है, और यह कुल जनसंख्या का 30% है। बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारे भारत में यह युवाओं का, और युवाओं को अच्छी दिशा प्रदान की जाए, बहुत से ऐसे स्टार्टअप शुरू की जाए तो हमारा भारत देश भी महाशक्ति बन सकता है। और इस प्रकार भारत है वो सबसे युवा देशों में से एक है हमारा देश इंडिया। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपको भी पता है कि बहुत से एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, और हाल ही में अगस्त मंथ चल रहा है तो बहुत से इंपॉर्टेंट डे हमने 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक मनाए, और उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो चलिए करेक्शन कर लेते हैं। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया।
बिल्कुल सही बात है, 6 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। ये कुछ गलत है, क्योंकि 6 अगस्त को नागासाकी दिवस नहीं बल्कि हिरोशिमा दिवस, क्या हिरोशिमा दिवस मनाया गया, क्योंकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम फेंका था और इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, बल्कि नागासाकी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म? ऑप्शन बी है वो गलत है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और जब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट डे वाले इस युग्म वाले क्वेश्चन की, तो इनमें मैंने आपसे वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में नहीं बताया है, और आज ही 12 अगस्त है तो आज मनाया जा रहा है यह वर्ल्ड एलिफेंट डे। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो विश्व हाथी दिवस, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रति वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। कब से मनाया जा रहा है? 2012 से लगातार प्रति वर्ष मनाया जा रहा है विश्व हाथी दिवस। और जब बात करते हैं हाथियों की, तो हमारे जो एशियाई हाथी है उनकी बहुत सी तकरीबन 50% आबादी हमारे भारत में पाई जाती है। तो देखो एशियाई हाथियों की कुल संख्या का 60% भारत में है, और 2017 में हुई जनगणना के अनुसार देश में हाथियों की जनसंख्या 29,964 है, तकरीबन 60%। और फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी, क्योंकि हाथी के दांत के लिए बहुत से लोग इनके शिकार कर लेते थे, और इसीलिए हाथी को संरक्षण प्रदान करने हेतु हमारी भारत सरकार ने यह कदम उठाया और हाथी परियोजना यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1992 में। और जब बात करते हैं यह इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की और यहां हाथियों की, तो हाथी यानी कि हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण से जुड़े यह 2 हमारे महत्वपूर्ण मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और यह इश्यू है हाल ही का कि मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में एक वेबसाइट का शुभारंभ किया। और केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री कौन है? बाबुल सुप्रियो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की, तो वह हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो देखो भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन कब से और किसके द्वारा किया जाता है? वर्ष 2015 से प्रति वर्ष 10 अगस्त को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन किया जाता है। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार का इस साल का विषय क्या रखा गया? तो इस दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया और यह सब्जेक्ट था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। क्या? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, जो इस साल मनाए गए यह जैव ईंधन दिवस के अवसर पर जो वेबिनार था इसकी थीम थी। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे का कारण है यह व्यक्ति जिन्होंने डीजल इंजन की शोध की थी। तो देखो सर रुडोल्फ डीजल द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करता है यह दिवस, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। किनके? मूंगफली के तेल से इंजन चलाया, और इसीलिए इस व्यक्ति की यह जो अनुसंधान किया गया है उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षा 2019 में कितने प्रतिशत उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम से सफल हुए? दोस्तों एक चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 की जो रिजल्ट डिक्लेयर हुई है उनमें रिसर्च किया गया तो तकरीबन 97% ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंग्लिश मीडियम में एग्जामिनेशन दी और वो सफल हुए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 97%। तो देखो
सिविल सेवा परीक्षा में सफल कुल 829 उम्मीदवारों में से सभी भारतीय भाषाओं के उम्मीदवार 3% से भी कम है, यानी कि 97% उस अंग्रेजी माध्यम से सफल हुए हैं जिसे ठीक से बोलने वालों की संख्या तकरीबन 1 या 2% है। और इसलिए हमें इस पर सोच करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी 22 भाषाएं हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में यह मान्य भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 या 2% भाषा बोलने वाले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, जिसका परसेंटेज है 97%। तो देखो, नई शिक्षा नीति में 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में और संभव हुआ तो 8वीं और उससे आगे भी भारतीय भाषाओं में कराने की बात कही गई है। एक तरफ इंग्लिश मीडियम में टॉप लेवल पर यूपीएससी के बहुत से ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो टॉप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है इनमें हमें यहाँ शिक्षा नीति में जो मातृभाषा में पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोनों के बीच यह कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है। आपकी क्या सोच है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और किस समिति की सिफारिश पर 1979 में भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की छूट दी गई थी? तो कोठारी समिति ने यह सिफारिश की थी और तब से 1979 से यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषाओं वर्णित है इनमें एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारे जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यह भी बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। चौथा क्वेश्चन, वर्तमान खरीफ फसल के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने घोषित की? एक राज्य के मुख्यमंत्री, और उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च की है और इस राज्य सरकार का नाम है गुजरात सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च की है। और वो भी किस फसल के लिए? खरीफ फसल के लिए, यानी कि मानसून में जो भी फसल है उन पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन सभी किसानों को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात सरकार। तो देखो यहां गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय भाई रूपाणी। तो देखो, राज्य सरकार को वर्तमान कृषि मौसम के लिए सफल फसल बीमा की किस्त के रूप में 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा और नई योजना वर्तमान फसल बीमा योजना के स्थान पर लागू होगी। और गुजरात सरकार ने मास्क न पहनने वाले के लिए जुर्माने की राशि फिर बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो गुजरात की बात आई तो यहां मास्क न लगाने वाले हर एक व्यक्ति पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बात भी हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी ने की है, क्योंकि पहले यह जुर्माना था 200 रुपये, 1 अगस्त से कर दिया गया 500 रुपये और अब जाकर 1,000 रुपये भुगतान करना होगा और इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, और जब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में किस राज्य ने मातानी पछेड़ी को जीआई टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया है? तो मातानी पछेड़ी यानी कि जो गुजरात का प्रमुख त्योहार है नवरात्रि, और नवरात्रि के अवसर पर यह मातानी पछेड़ी जो यहां दुर्गा पूजा के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको जीआई टैग देने हेतु गुजरात सरकार ने एक आवेदन किया है। और बात करते हैं गुजरात की, तो यहां आप मैप में देखिए तकरीबन 1,600 किलोमीटर की समुद्री सीमा वाला यह गुजरात स्टेट, और जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। और गुजरात है वो यहाँ पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ कच्छ में 2 ये डेजर्ट है, एक है स्मॉल डेजर्ट और दूसरा है बिग डेजर्ट, वो भी कच्छ में स्थित है। और गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है नितिन भाई पटेल। और एशियाटिक लायन कहां पर पाए जाते हैं? वो भी गुजरात में। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जिसके वास्तुकार है राम वी सुतार। क्लियर? 5वां क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई पहली वैक्सीन को किसने रजिस्टर्ड किया? बहुत ही अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व चिंता में है और यह
मृत्यु दर है वो काफी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसी अवसर पर हाल ही में रूस देश ने एक अच्छी खबर सुनाई है कि रूस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई यह पहली वैक्सीन है, इसे रजिस्टर्ड किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, और थर्ड स्टेज में है और बहुत से जो मरीज थे वो भी ठीक हो चुके हैं और इसीलिए रजिस्टर किया है इस वैक्सीन को। किस देश ने? रूस देश ने। तो इनसे जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन कि कोविड वैक्सीन किसने विकसित की है? मॉस्को स्थित गमलेया इंस्टीट्यूट ऑफ, और इसके साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस वैक्सीन को विकसित किया है। दोनों के नाम याद रखो, गमलेया इंस्टीट्यूट और इसके साथ रूसी रक्षा मंत्रालय, दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को विकसित किया। और रूस द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो यहां आप देख सकते हैं गमलेया, उन्हीं के नाम पर है गम कोविड वैक लियो, जो इस वैक्सीन का नाम रखा गया है रूस देश के द्वारा। और बात करते हैं रूस देश की, तो पहले तो आप मैप में देखिए कि यहां पर स्थित है यह चाइना, और चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस और फिनलैंड देशों से सटा हुआ यह रूस देश, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी का नाम क्या है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो यह फैक्ट भी आपको याद रख लेने चाहिए। छठा क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना कहां करेगा? बहुत ही अच्छी खबर है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग रेशम के प्रशिक्षण व उत्पाद केंद्र की स्थापना अरुणाचल प्रदेश में करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्वोत्तर में स्थित यह अरुणाचल प्रदेश। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सेरिकल्चर की व्यापक संभावनाएं हैं। और सेरिकल्चर किसे कहते हैं? तो यह जो रेशम के कीड़ों की जो कृषि की जाती है इसे बोलते हैं सेरिकल्चर। तो राज्य रेशम की सभी 4 किस्मों जैसे कि मलबेरी, ओक तसर, एरी और मुगा का उत्पादन करता है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य। और इसीलिए व्यापक संभावना के चलते यहां पर यह रेशम का उत्पाद किया जाएगा। तो बात करें भारत में रेशम उत्पाद की, तो भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत रेशम का निर्यात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में करता है। और यहां आप देख सकते हैं तो हमारा रेशम है इसका निर्यात किया जाता है अमेरिका और यूरोपीय देशों में। और इसीलिए हमने एक केंद्रीय रेशम बोर्ड की भी स्थापना की है। क्या? सेंट्रल सिल्क बोर्ड इंडिया की स्थापना। तो यह बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। केंद्रीय रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। और जब यह केंद्र स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और यहां आप देख सकते हैं हमारा पूर्व में स्थित है यह अरुणाचल प्रदेश। 7वां क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मोटे बच्चों की संख्या में भारत विश्व में 195 देशों में कौन से स्थान पर है? एक बहुत ही बुरे समाचार हमारे लिए आ रहे हैं WHO से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया है कि विश्व के कुल 195 देशों की लिस्ट में यह बच्चों के मोटे होने की स्थिति में भारत दूसरे स्थान पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरे स्थान पर। और बच्चों के मोटापे यह एक बीमारी है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि हमारे फसाई ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूली और शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो यह मोटापे की समस्या क्यों पैदा हुई है आपको पता चल गया कि जंक फूड के कारण हमारे जो स्कूल है इसके आसपास बहुत सी ऐसे जो
दुकानें हैं यहाँ पर यह जंक फूड की बिक्री होती है और इसीलिए हाल ही में हमारे फसाई ने डिसीजन लिया है कि किसी भी स्कूल के आसपास 50 मीटर के दायरे में ऐसे जंक फूड के कोई भी स्टॉल होने नहीं चाहिए, क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बहुत ही बड़ी बात कही है तो इस मामले में फसाई ने बहुत ही गंभीर रूप से यह निर्णय लिया है। तो फसाई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2008 में की गई थी और फसाई की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो फसाई का पूरा नाम यहां पढ़ सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हमारी कैपिटल नई दिल्ली में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया, वे कौन थे? जेम्स हैरिस जिसका निधन हो गया वो एक जाने माने रेसलर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स हैरिस, जो एक जाने माने रेसलर। वो अपने आप को किस नाम से जाने जाते थे? कमला। तो देखो यहां पर उन्होंने टी शर्ट भी पहनी है। तो कमला के नाम से लोकप्रिय पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया। हैरिस ने हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट सहित WWE इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टारों के साथ फाइट की है और जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, जेम्स हैरिस जो जाने माने एक रेसलर थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से 8 बार सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नंदी येलैया वो तेलंगाना राज्य से 8 बार सांसद रह चुके हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना के यह सांसद रह चुके हैं नंदी येलैया, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो पूर्व कांग्रेस नेता और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नंदी येलैया पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे और वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे और इसलिए इस तरह वो 8 बार यह लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर सांसद रह चुके थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया। और वो किस राज्य के थे? तेलंगाना के। तो तेलंगाना से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हेयर अभियान की शुरुआत की है? तो यह साइब हेयर अभियान की शुरुआत भी तेलंगाना पुलिस ने की है, वो भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। और एक क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है? तेलिया रुमाल का भी ताल्लुक है तेलंगाना से। ओके दोस्तों, तो पहले तो आप यहां मैप में देखिए, ए है तेलंगाना और तेलंगाना का गठन किस राज्य में से किया गया है? आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का गठन किया गया। लेकिन गठन कब किया गया? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ और तेलंगाना की कैपिटल का नाम है हैदराबाद और तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। जब से 2014 से यह तेलंगाना का गठन हुआ तब से के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले और अब तक के चीफ मिनिस्टर है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का लक्ष्य आयुष्मान भारत के तहत स्थापित सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को जोड़ना है? बहुत ही अच्छी बात है कि ई संजीवनी योजना का लक्ष्य आयुष्मान भारत के तहत स्थापित सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को जोड़ना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई संजीवनी। तो देखो, ई संजीवनी के तहत अब तक 12,000 स्वास्थ्य पेशेवरों को इनमें से 3,000 केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मंच पर लगभग 250 विशेषज्ञ दैनिक आधार पर उपलब्ध है और यहां डॉक्टरों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया गया है और सभी एक मंच पर इस तरह एजुकेशन पा रहे हैं। और ई संजीवनी पोर्टल के अंतर्गत 2 प्रकार की टेली कंसल्टेशन सेवाएं हैं। वे किस प्रकार की है? तो एक है ई संजीवनी जो डॉक्टर से यहां एक दूसरे को हेल्प कर सकती है और दूसरी है रोगी से डॉक्टर। और यहां आप देख सकते हैं जिसे रोगी से डॉक्टर इसे बोलते हैं OPD। ओके दोस्तों, तो इस योजना के बारे में इतना याद रखो। 11वां क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फ्लिपकार्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के योजना के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मामले में यह जब समझौता हुआ है तो यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट के समर्थ पहल के दायरे में लाया जाएगा। यानी कि जो ऐसे हमारे शिल्पकार है या बुनकर है या कारीगर है वो फ्लिपकार्ट के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं हमारे भारत देश में। और इस समझौते की मदद से यूपी के इन सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपने विशेष उत्पादों और शिल्पों को देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है इस फ्लिपकार्ट के जरिए। तो बात करते हैं अब 12वें क्वेश्चन की, और बात की है जब फ्लिपकार्ट और उत्तर प्रदेश की, तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कई बार बताया, जैसे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन फ्लिपकार्ट के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 12वां क्वेश्चन, पत्रकारिता में के.पी. नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में यह के.पी. नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया जाता है, जिसको हाल ही में जीता है शिव सहाय सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिव सहाय सिंह। लेकिन यह किस पत्रकार के से जुड़े हुए थे? तो याद रखो, द हिंदू के शिव सहाय सिंह ने 8 अगस्त 2020 को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के पी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म को प्राप्त किया है। और यह शिव सहाय सिंह किस अखबार से जुड़े हैं? द हिंदू, जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बन गया? यहां आप इमेज में देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में यह महिलाओं का आइकन रखने वाला इस तरह का पहला राज्य बन गया है मुंबई। कौन? मुंबई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। और इसी मामले में मैं आपको बताऊं तो देखो, मुंबई ट्रैफिक सिग्नल और आइनेज पर महिलाओं के प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन? मुंबई। और बृहन मुंबई नगर निगम, यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम ने ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए हैं, उनमें महिला आइकन दिखाए गए हैं। तो यह बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए सम्मान है और यह कदम उठाया है मुंबई ने। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत किस देश में होने वाले कावकज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? कावकज 2020 होने वाला है रूस देश में, जिसमें हमारा भारत देश हिस्सा लेगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था रूस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है आमिर खान पठान। पिछले दिनों से लगातार सही आंसर भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन वाघ ने इसके बारे में डिटेल में बताया। कन्हैया लाल और सुरेश सियाल जो बिलोंग करते हैं गुजरात भावनगर तलाजा से, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है विजय सावड़िया। विजय सावड़िया, उन्होंने रशिया के बारे में डिटेल में बताया है, बहुत ही बढ़िया। और हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है गोवा से, इनका नाम है गजेंद्र नाहक, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। विकास कुमार जल गोविंद चाक, आपका भी आंसर सही है। सौंदरवा अशोक, सही आंसर भेजने के लिए धन्यवाद। और हेमराज माली जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर बताया है। हमारे और भी 2 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, एक है प्रियंक चौधरी जो गुजरात के सूरत से है, उन्होंने भी रूस, मॉस्को, और मिखाइल मिशुस्तिन वहां के पीएम, और वहां के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, बहुत ही बढ़िया। और रूसी रूबल करेंसी की भी बात की तो मुकेश कुकड़िया गुजरात राजकोट जस्तन बरवाला से बिलोंग करते हैं, उनका भी आंसर सही है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग का संबंध किस घटना से है? कल ही मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग किस घटना के दौरान जारी की जाती है। यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और उनमें से सही आंसर ढूंढकर आपको आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा।
और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लेकिन छोटी सी उम्मीद के साथ, यह वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, कल मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।